नंबर लाइन में 13 जो बातें हैं, 13 जो वर्ड हैं, उसमें से हमने पहले पूर्णांक पढ़ा, ऋणात्मक धनात्मक 3 पढ़ लिया, प्राकृतिक पूर्ण 5 पढ़ लिया, सम विषम 7 पढ़ लिया। आज है काम भाज्य और अभाज्य का ना, जिसे प्राइम और कंपोजिट कहते हैं। प्राइम नंबर जिसे अभाज्य, कंपोजिट मतलब भाज्य, ये जानना ज़रूरी है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अजीब अब है कि हम आप लोग से उससे संबंधित क्वेश्चन बनवाएंगे भी, फिर उसको समझाएंगे भी। जैसे अभाज्य नाम से ही लगता है, अभाज्य विभक्त नहीं होने वाला, और भाज्य होता है जो विभक्त हो। तो आखिर न होने वाला हो, किससे विभक्त न हो, किससे विभक्त हो। तो अभाज्य का कहने का अर्थ होता है कि ऐसा संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, यानी 2 भागों में ही टूट पाए, अर्थात कि वह संख्या जो एक अपने आप से ही विभक्त हो, उसे अभाज्य कहते हैं। और एक अपने आप के अलावा किसी भी अन्य संख्या से विभक्त हो जाए, उसे हम भाज्य कहते हैं। भाज्य और अभाज्य का काउंटिंग होता है वो 2 से चालू होता है। आइए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बैठ जाइए। भाज्य और अभाज्य का गिनती कहाँ से होता है? तो 2 से, 1 से काउंट नहीं होता है। भाज्य अभाज्य की गिनती 2 से। 2 के दाएं जितने भी संख्या हैं या तो भाज्य होंगे या तो अभाज्य। भाज्य अभाज्य में से निश्चित है, भाज्य हुए नहीं तो अभाज्य, अभाज्य हुए नहीं तो भाज्य। क्या अब आया एक क्यों नहीं? एक इसमें क्यों शामिल नहीं है? जबकि एक भी तो संख्या है, एक भी तो प्राकृतिक संख्या है, तो एक क्यों नहीं शामिल होता है? क्योंकि भाज्य और अभाज्य होने के लिए कम से कम 2 फैक्टर होना चाहिए, एक और अपने आप से, और एक है उसका एक ही फैक्टर है, वो सिर्फ अपने आप से ही होता है, अपने आप ही उसका एक है। इसलिए एक न ही भाज्य होता है न ही अभाज्य संख्या होता है। एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या होता है, एक सबसे छोटा विषम संख्या होता है, एक सबसे छोटा भाजक संख्या होता है ना, एक सबसे छोटा धनात्मक संख्या होता है, एक गिनती की प्रारंभिक संख्या एक होता है, पर एक न ही भाज्य होता है न ही अभाज्य। हाँ, एक पूर्णांक है, एक वास्तविक संख्या है, एक परमेय संख्या है, पर एक भाज्य अभाज्य दोनों में से कुछ नहीं होता है। ठीक, अब भाज्य अभाज्य की गिनती है कि अभाज्य का चर्चा क्या करेंगे। अब यहाँ देखेंगे इसमें से जितने भी हैं संख्या ... ये भाज्य है नहीं तो अभाज्य है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे कि भाज्य अभाज्य? जैसे 2 देखेंगे, 2 का फैक्टर सिर्फ 2 और 1, अदरवाइज कुछ नहीं। 3 का भी फैक्टर लेंगे तो 1 और 3, पर 4 का फैक्टर हम तोड़ेंगे 4 का, तो 1 गुने 2 गुने 4, यानी एक अपने आप के अलावा किसी और से विभक्त हो जाए। यानी अभाज्य संख्या है वो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है ना, और बाकी जो बच जाता है भाज्य। अभाज्य को छटैया कर लिए, बाकी बच गया जो भाज्य हो गया। तो भाज्य कहाँ से चालू होता है? 4 6 8 9 10 12 14 15 ना, ये है भाज्य संख्या। अब इस सीरीज को देखिए और इस सीरीज को देखिए, कुछ आपको अलग सा लग रहा है, कुछ अलग सा लग रहा है, दोनों में कुछ अंतर लग रहा है। अंतर नहीं कहिए, या ये कह सकते हैं कि ये जो सीरीज लिख रहे हैं, इस सीरीज जितना भी लिखे सब सम है। भाज्य संख्या जितने लिखे सम और विषम दोनों है, पर अभाज्य संख्या लिखे उसमें देख रहे हैं सब विषम में है, एक क्यों खाली 2 ऐसा है। आगे भी हम लिखेंगे तो 19 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 29 लिखेंगे ना। यानी ये जो देख रहे हैं, ये जो लाइन देख रहे हैं, अभाज्य का ग्रुप जो देख रहे हैं, सभी विषम में है। अभाज्य का जो ग्रुप है वो विषम, ओनली फॉर इसको छोड़ के, 2 को छोड़ के बैठ जाइए। यानी 2 से दाएं जितने भी संख्या हैं या तो भाज्य होंगे या अभाज्य होंगे। भाज्य अभाज्य होता क्या है कि जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो वो भाज्य होगा, 2 ही फैक्टर हो अभाज्य होगा, या वह संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी अंश से न कटे वह सभी संख्या अभाज्य संख्या होंगे। तो ये जितने भी संख्या थे इसमें से हमने अभाज्य छांटा था 2 3 5 7 11 13 17 19 करके। भाज्य हमने अभाज्य 2 से चालू होता है, भाज्य 4 से, 4 6 8 10 12 है। इस सीरीज में देखते हैं सम विषम दोनों मिला हुआ है, भाज्य वाला में सम विषम दोनों। पर इस सीरीज में देख रहे हैं कि अगर 2 को हटा दिया जाए जितने भी है सब विषम पद होते हैं। अर्थात आपको ये ध्यान में देना है कि अभाज्य संख्या होते हैं वो सभी विषम पद ही होते हैं, 2 के अलावा। 2 एक अपवाद है, 2 ही एक लौता सम संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी के जितने सम संख्या होंगे अर्थात 2 से विभक्त होंगे,
सम मतलब दो से विभक्त, तो दो से विभक्त होते हैं, इसलिए जितने भी सम संख्या होते हैं वो भाज्य ही होंगे। अभाज्य कौन होंगे? विषम संख्या। पर ऐसी बात नहीं है कि सभी विषम संख्या भाज्य होंगे। अब देखिए इस सीरीज में 2 को छोड़ दिया जाए तो सब विषम में, तो क्या कह देंगे सब विषम अभाज्य होता है? नहीं। अभी देखिए तो इसमें 2 4 8 9, 9 है, विषम है, भाज्य है। फिर आपको 15 है, विषम है, भाज्य है। अर्थात इससे ये पता चलता है कि 2 एक एकलौता सम संख्या हो, सम होते हुए अभाज्य हो जाता है। अभाज्य मतलब विभक्त नहीं होने वाला। और जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सब विषम पद होते हैं। जितने भी अभाज्य, 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या होते हैं सब विषम पद होते हैं। क्या सभी विषम पद अभाज्य संख्या होते हैं? नहीं, सभी विषम पद अभाज्य संख्या नहीं होते हैं, पर सभी अभाज्य संख्या विषम पद अवश्य होते हैं 2 के अलावा। राइट। तो 2 के बारे में याद रखिएगा, 2 एक इकलौता। आपसे पूछा जाएगा कितने सम संख्या हैं जो अभाज्य हैं, तो दुनिया में इकलौता एक ही गो 2 सम संख्या है, एक ही इकलौता संख्या 2 है जो सम होते हुए भी अभाज्य है। बाकी जितने भी सम होंगे सब भाज्य हो जाएंगे। क्लियर। अब आता है क्या कि आपको कह देगा कि प्रथम के 5 को सम भाज्य संख्या का योग, प्रथम 5 को अभाज्य संख्या का योग, और या आपसे पूछ देगा कि 20 से लेकर 25 तक कितना होता है। तो हमने आपको नहीं लिखा होगा अभाज्य संख्या के बारे में कि कितना से कितना तक कितना होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में ये अगर याद रहता है तो आपको मदद देने वाला है। अब हम नोट्स में लिखाए हैं कि नहीं याद नहीं है। चलिए भाज्य भाज्य वाला नोट्स पढ़िए तो जी, भाज्य भाज्य वाला नोट्स। भाज्य भाज्य वाले नोट्स है, उसमें देखिए तो हम लिखाए हैं कि नहीं। क्या हुआ हुआ? कुछ कहना है? नहीं। भाज्य भाज्य वाले नोट्स में हाँ पढ़िए तो भाज्य भाज्य वाला जो है जहाँ पे था। ये तो अभाज्य गुणनखंड हो गया, पीछे होगा और पीछे इतना आगे कहाँ चले गए? हाँ संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो और वह सभी संख्या एक और अपने आप से नहीं। अच्छा, अभाज्य संख्या हमने लिखा होगा प्राइम। अभाज्य मतलब प्राइम। एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना वो होता है अभाज्य गुणनखंड। ऐसी संख्या जिसका 2 ही फैक्टर हो, एक ही संख्या जिसका 2 ही गुणनखंड हो, वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त नहीं होता हो अभाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य इसका अपोजिट, जो जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो, एक अपने आप के अलावा किसी अन्य से विभक्त होता हो। अभाज्य 2 से प्रारंभ होते हैं और भाज्य 4 से प्रारंभ होते हैं। और देखिए तो नीचे, उसके नीचे हाँ सभी भाज्य 2 के अलावा विषम पद होते हैं। तो फेर को भी लिखे वो पढ़िए, फेर जो लिखे हुए हैं आगे पढ़िए, आगे पढ़िए। अभाज्य संख्या 2 से प्रारंभ होता है और उनके कुछ निश्चित अंतर नहीं होता है। अभाज्य संख्या के भी 2 से प्रारंभ होते हैं पर निश्चित अंतर नहीं होता है। इस कारण हम लगातार अभाज्य संख्या x के साथ नहीं मान। हाँ अभाज्य संख्या 4 को लिखना है तो ABCD लीजिए अलग बात है, पर x के साथ नहीं लिख सकते। x, x+2, x+4, x+3 करके ऐसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि उनके बीच कभी भी समान अंतर नहीं होता है। अभाज्य के बीच भी समान अंतर नहीं होता है और भाज्य के बीच भी समान, कभी 1 का, कभी 2 का, कभी 4 का, कभी 3 का, कभी 7 का। तो अटपटा सा अंतर है तो उसको माना नहीं जा सकता है, x के साथ नहीं माना जा सकता है। आगे पढ़िएगा। हाँ क्रमागत रूप से लगा नहीं मान सकते हैं। नेक्स्ट, जो सम होते हुए भी अभाज्य है, यानी दुनिया में इकलौता एक ही संख्या है 2 जो सम है फिर भी अभाज्य है, बाकी जितने सम होते हैं सब भाज्य होंगे। नेक्स्ट, सभी अभाज्य संख्या 2 के अलावा विषम पद होते हैं परंतु विषम पद अभाज्य नहीं होते हैं। जैसे हमने आपको बताया इस पॉइंट के माध्यम से कि जितने भी 2 के अलावा जितने भी अभाज्य संख्या हैं सब विषम ही होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी विषम पद अभाज्य होंगे। अभाज्य हैं जो विषम अवश्य होंगे, पर सभी विषम अभाज्य नहीं होते। जैसे 9 विषम तो है, कहाँ अभाज्य है? 3 से विभक्त हो रहा है। 15 विषम तो है, 5 3 दोनों से विभक्त हो रहा है। चलिए आगे पढ़िएगा। भाज्य संख्या हाँ वह सभी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं या वह संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त होता है। भाज्य अभाज्य क्लियर है कि भाज्य भाज्य होता है। हमने आपके पॉइंट में ये नहीं लिखा पाया कि 1 से लेके 50 तक कुल कितने अभाज्य होते हैं। 1 से, या 1 से तो लिखेंगे नहीं, 2 से लिखेंगे, 1 तो है ही नहीं। 2 से 50 तक 15 को होते हैं। 2 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 15। 2 से 100 तक 25 को होते हैं। 2 से 2 या
2 से 70 तक 19 को होते हैं, 2 से 100 तक 25 को होते हैं, 2 से 200 तक होंगे वो 46 को होगा, और 2 से 1000 तक होगा 165। यानी अगर प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या है, यानी 2 से 50 तक अभाज्य संख्या कितने हैं, तो 15, 2 से 70 तक 19, 2 से 100 तक 25, 2 से 200 तक 46 और 2 से 1000 तक 165। ये याद होने पे आपका मदद मिल जाना है कि अभाज्य संख्या कितना निकालना हो, तो आपको काउंटिंग करने में नहीं दिक्कत होगा। हम आपको कह दें कि 70 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या का योग करें, तो आपको पता है कि 70 से 100 तक 6 गो अभाज्य संख्या है, तो 6 गो पर ध्यान, अगर 6 गो मिल गया तो आगे प्रेशर देने का जरूरत है नहीं। अब ये पता करना है कि कौन संख्या भाज्य है कि अभाज्य है। अभाज्य संख्या पता करना पड़ता है, जैसे 1, 7, 1 ये भाज्य है कि अभाज्य है, इसकी जानकारी कैसे करें, ये पता कैसे लगावे कि 171 अभाज्य है कि भाज्य है। तो ऐसा होगा, देखेंगे 2 से विभक्त करके, नहीं तो 3 से विभक्त करके, नहीं तो 4 से, नहीं तो 5 से, 6 से, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, ग्रेटर दैन का चिन्ह देंगे और इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर संख्या लिखेंगे, जो कि है 13 का 169, तो 14 का लिखेंगे, 14 का स्क्वायर, यानी इससे जस्ट बड़ा स्क्वायर संख्या का वर्ग लिख लेंगे। यानी 71 171 से बड़ा होता है 196, 14 का 169 13 का हो जाता है, छोटा हो जाता है। अभी 14 से बिफोर जितने भी अभाज्य संख्या लिख लेंगे, 2, 3, 5, 7, 11 और 13, जितने भी 14 से पहले जितने भी अभाज्य संख्या सबको हमने लिख लिया। अगर इस 6 में से किसी से विभक्त हो गया तो ये भाज्य, इस 6 से विभक्त नहीं हुआ तो निश्चित है कि अभाज्य ही होगा। 2 से तो विभक्त होगा नहीं, विभक्ति का नियम पता है। 3 से विभक्त हो रहा है, 9 हो रहा है, 3 से विभक्त हो रहा है, यानी 171 है, यह भाज्य संख्या है। क्लियर। अब आइए अगला क्वेश्चन, 191 भाज्य है कि अभाज्य है, उसका पता कैसे निकालेंगे, तो ग्रेटर दैन का चिन्ह देंगे, उसके बाद लिखेंगे 14 का ही लिखेंगे, 196, 14 का स्क्वायर 196, और 2, 3, 5, 7, 11 और 13। अब इस 6 में से किसी से विभक्त हुआ तो भाज्य, नहीं तो अभाज्य। 2 से विभक्त नहीं होगा क्योंकि इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। 3 से विभक्त अंकों का योग विभक्त नहीं होता है। 5 से विभक्त होने के लिए इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए, नहीं होता है। 7 से विभक्ति का नियम पता नहीं है, इसलिए 7 दूना 14 और 51 आता है, नहीं हुआ, 14, 5, 51 आता है। 11 से 11 का नियम कहता है समस्थान विषम स्थान के वर्गों, समस्थान विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर यदि 0, 11, 22, वो भी नहीं पूरा रहा है ना, 11 से भी नहीं। अब एक वो बच गया 13 से, तो 13 से लगाएंगे 13 और 6, 61, नहीं 13 से भी, यानी इस 6 में से किसी से व्यक्त नहीं हुआ, अर्थात 191 है, वो अभाज्य संख्या है। क्लियर। आपको ये भी पता है कि क्रमागत रूप से अभाज्य संख्या नहीं माना जा सकता है x के साथ, ये भी याद रखिएगा। अब आपने अभाज्य और भाज्य के बारे में पूरा जान लिए, वो याद कर लीजिए, अच्छा रहेगा। 15, 19, 25, 46 और 165 ये याद रहता है तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है ना। अब आपको क्वेश्चन बनाना है, पता है कि भाज्य भाज्य को हमने बता दिया, तो आप इससे जो 5, 7, 8 क्वेश्चन अच्छा बनेगा वो क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग ज्ञात करें। 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 लिखने में ही पूरा टाइम लगा लीजिए, तेजी से हम क्वेश्चन बोले, ऐसा जरूर नहीं कि आप क्वेश्चन लिखे ही, आप सॉल्व करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, माइंड में कैच कीजिए और सॉल्व कीजिए उसको। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का योग अर्थात 2, 3, 5, 7 और 11 ना, इतना को जोड़े तो 10, इसको जोड़े तो 18, जोड़ दिए तो हो गया 28 ना। तो अब नेक्स्ट लिखिए, प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग। 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 प्रथम 5 भाज्य संख्या का योग कितना? 37।
भाज्य संख्या लिखे 4 पहला, 6, 8, 9, 10, ये ना 4, 6, 8, 9, 10, ठीक है। लिखिए 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग, 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग, 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग, 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग, 10 से 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? 10 से 20 तक पहले देखिए कि 10 से 20 तक 10 से 20 तक अभाज्य संख्या, यानी हमें पता है कि सिर्फ विषम संख्या हम लिखेंगे। 10 से 20 तक देख लीजिए, यहाँ पे आ जाइए, नहीं बना तो बोर्ड पे आइए। 10 से 20 तक ना हम पता है कि सम संख्या तो अभाज्य होगा नहीं, विषम में होगा ना, विषम लिख लिए। ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है, और बाकी दोनों भी अभाज्य है। 17 और 19 भी अभाज्य है। तो आप क्या कीजिए, इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, और इसको भी जोड़िएगा तो हो जाएगा 30, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 60। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, देखिए हमने कहा 10 से लेके 20 तक सभी अभाज्य संख्या का योग। पता है कि 10 से 20 तक सम संख्या तो अभाज्य होगा नहीं, विषम में ना, तो सब विषम को लिख लिए। 11, 13, 15, 17, 19 लिख लिए। 15 है वो भाज्य संख्या, चूंकि यह 3, 5 दोनों से विभक्त होता है। बच गया 11, 13, 17, 19। अब जोड़ने के लिए 11 में 13 जोड़िए, फिर 17 जोड़िए, फिर 19 जोड़िए, भारी बनावे। तो हमने 11 और 19 को जोड़ लिया 30, 17, 13 को जोड़ लिया 30, 33 हो गया 60। आसान ना। अच्छा, 90 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 90 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 90 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 90 से 100 तक गलत है। 90 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? 90 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या होंगे? ओनली फॉर एक होगा 97। 90 से 100 तक एक ही अभाज्य संख्या होता है। 91 वो 13 से कट रहा है, 93 3 से कट रहा है, 95 5 से कट रहा है, एक 97 बच जाता है, और 99 3 से कट जा रहा है, यानी एक ही को है 97। ठीक है। 70 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है? 70 से 100 तक हमें पता है कि 70 तक 19 गो है और 100 तक 25 गो है, तो 25 में से 19 घटा दिए तो 6 गो। अब वो 6 का योग ज्ञात करना है। उस 70 से 100 तक 6 गो अभाज्य संख्या होता है, उसका योग ज्ञात करना है। अब लगाइए दिमाग, प्रेशर डालिए अपने माइंड पे, सोचिए। 71, 73, 79, 83, 89, 97, सब हम ही बोलते, तभी लिखिए। जहाँ रुक गया, अपना दिमाग लगाइए, सोचिए। इकहत्तर, 73, 79, 83, 89, 97, 89 होगा। 6 पूरा, 6 पूर गया जी, जोड़ दीजिए। हाँ 89, 89, 6 पूरा। सत्तर से 100 तक सभी अभाज्य संख्या का योग। हमें पता है कि 70 से 100 तक कुल 6 अभाज्य संख्या होते हैं। पहला है 71, 73, उसके बाद 79, 83, 89 और 97।
यही 6। अब देखिए इसको जोड़ने के लिए आसान तरीका हम ये यूज करेंगे 150, हम इसका यूज करेंगे। बच गया इस दोनों, ये दोनों बच गया ना, ये दोनों 9 और 3 12 और 8 7 15 1 16। अब 150 2 492 होगा ना। चलिए 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है। क्वेश्चन लिखिए, 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है। हाँ, 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है, जिनमें से प्रथम 3 का गुणनफल 350 थी। 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है, 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में ली गई है, जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। प्रथम 3 का गुणनफल 385 और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में क्रमागत रूप से लिया गया है। 4 अभाज्य संख्या चढ़ते क्रम में लिया गया है, जिसमें से प्रथम 3 का गुणनफल 385, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। गुणनफल तो 385, अंतिम क्या बोले? अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। थोड़ा सा हेल्प हम कर देते हैं। हमें पता है चढ़ता मतलब ऊपर, 1 2 3 4 5 जैसे चलते हैं, ऊपर चढ़ना। ए बी सी डी चढ़ते क्रम में लिया गया है। कह रहा है कि ए बी सी का गुणनफल 385 है, बी सी डी का गुणनफल 1001 है। अब इसे आपको सॉल्व करना है कि सॉल्व कैसे कीजिएगा। हम जानते हैं कि आपस में गुणा में है तो इसको खंडित भाग में ही किया जा सकता है। समीकरण 1 को 2 से या 2 को 1 से भाग दे देंगे। जब हम भाग दे देंगे तो भाग मतलब बट्टा हो जाएगा और बी सी कट जाएगा ए बट्टा डी। और जब इसको आपस में काटेंगे ना तो 5 बट्टा आ जाएगा 13। जब काटेंगे इसको तो 5 बट्टा 13, यानी ए का मान बी सी और डी, ए का मान 5 है और ये 13 है, तो 5 के बाद अगला कौन होता है? 7 होता है 11। यही ना होता है वास्तव संख्या चढ़ते क्रम में 5 7 11 13। अब इस तीनों को गुना करेंगे, इस तीनों को गुना करेंगे तो 385 पूरेगा। 35 कर या 385, और इस तीनों को गुना करेंगे ना तो 77 13 1001 ही पूरेगा। तो आपसे पूछा बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या है 13। एक और तरीका से बना सकते हैं, ये तो प्रोसेस हुआ प्रोसेस। एक और तरीका से बना सकते थे कि आप आराम से चढ़ती क्रम में अभाज्य संख्या लिख लेते। चढ़ते क्रम में यानी जो अभाज्य संख्या आपको पता है स्टार्टिंग हो तो उसको लिख लेते। 2 3 5 7 11 13 15 17 19, इसी में से ना क्रमागत है, लगातार होगा 4 को कोई। तो हम पहले यहाँ से काउंट करते हैं। 2 3 6 5 30, 2 लेने से मेरा 385 नहीं पूरा। 5 3 15 से 5, ई लेने से भी मेरा 385 नहीं पूरा। अब इसे 5 7 35, अब 35 से करें 385 पूर जा रहा है, यानी 5 7 11 से पूर जा रहा है 13। तो इस तीनों को लेते हैं, क्या पूरता है? 13 का 143 7 से गुणा करेंगे 1001 पूर जाता है। बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 13। अब जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं। क्लियर? यह संख्या यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझ गए आप? किताब में भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, जिसमें से एक संख्या दूसरे से 37 अधिक है। एक संख्या दूसरे से 37 अधिक है। 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है, जिसमें से एक दूसरे से 37 अधिक है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। जिसमें से एक दूसरे से 37 अधिक है, बड़ी संख्या ज्ञात करें।
तीन अभाज्य संख्या का योग 100 है जिसमें से एक संख्या दूसरे से 37 अधिक है। बड़ी संख्या ज्ञात करें। जो भी कॉमन सेंस लगता है, दिमाग लगता है, कोशिश कीजिए बनाने का, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही। तीन अभाज्य संख्या का योग, और आपको पता है कि अभाज्य संख्या 2 से अधिक क्रमागत रूप से हम x के साथ नहीं मान सकते हैं, पर इसमें एक संख्या x तो दूसरा x + 63 मान सकते हैं, x + 37 मान सकते हैं। चूँकि दो संख्या का अंतर डिफरेंस दे दिया है तो एगो x तो एगो उतना जोड़ दीजिए। नहीं बनेगा आप लोग से, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, इसलिए हम तो परिचय आप लोगों का करवाए हैं। होगा क्या कि 3 को अभाज्य संख्या का योग, हमें पता है कि अभाज्य संख्या होते हैं सभी विषम पद होते हैं ना जी। 3 को अभाज्य ई भी विषम होंगे, ई भी विषम होंगे और ई भी विषम होंगे। यहाँ पे सम आ गया, 100 क्या आ गया, सम। कहा 3 को अभाज्य संख्या का योग 100। अब बताइए 3 को विषम को जोड़ने पर विषम होना चाहिए, सम हो गया कैसे? 3 को विषम को जोड़ेंगे, विषम विषम सम, सम विषम विषम, यानी यहाँ पे विषम आना चाहिए। अगर अभाज्य संख्या सभी विषम ही पद होते हैं तो 3 को विषम को जोड़ेंगे, विषम आना चाहिए, यहाँ पे आ गया सम। आखिर हुआ कैसे? तो क्या अगर कह रहा है कि 100, प्रश्न में कह रहा है कि 100 है, यानी इसमें से कोई एगो ना सम होना चाहिए तभी 100 पूरेगा। इस तीनों में से एगो कोई सम होना चाहिए, तब यहाँ सम और विषम विषम सम, सम सम हो जाएगा सम ना। हम आपको माइनस प्लस करके ही बताया था, विषम मतलब माइनस के सेंस में, सम मतलब प्लस का, माइनस 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 ही हो जाएगा ना। तो क्या एक कोई ऐसा संख्या है दुनिया में जो अभाज्य भी है और सम भी है? तो यानी बिना 2 के प्रयोग से यह संभव नहीं है। तो एक ही को संख्या ही दुनिया में इकलौता, तो यहाँ पे हमको पहला संख्या देना पड़ेगा 2, एगो संख्या देना पड़ेगा x। एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, 37 अधिक है, 36 अधिक होना चाहिए, 37 लिखा गया, 36 अधिक है। अब इस दोनों का योग हो जाएगा कितना? तीनों का योग 100। अब इसको जोड़ेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा? 38 बराबर 100। ये इधर 37 को 36 कर लीजिएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपको 62 और x का मान कितना हो जाएगा? 31। तो एक संख्या हुआ 2, एक संख्या हुआ 31, एक होगा 31 + 36 यानी कि 67। तो बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा था, बड़ी संख्या वो आपका हो जाएगा 67। क्लियर? चलिए अब अभाज्य को छोड़ते हैं, आगे पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन था 3 अभाज्य संख्या का योग 100 है जिसमें से एक संख्या दूसरे से 36 अधिक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करें। आगे चले, लिखिए अगला क्वेश्चन। सॉरी, अभाज्य संख्या हो गया, अब आगे पॉइंट पढ़ेंगे। पढ़िए तो अभाज्य के आगे, भाज्य अभाज्य के आगे पूर्णांक। वास्तविक संख्या रेखा पर अंकित जीरो सहित सभी ऋणात्मक या ऋणात्मक संख्या को गुणा करते हैं। पूर्णांक बाद में लिखा गया ना, ऐसे स्टार्टिंग में लिखना चाहिए। पूर्णांक क्या होता है? तो जितने भी नंबर लाइन, वास्तविक नंबर लाइन होते हैं उसमें अंकित जितने भी संख्या होते हैं वो जीरो हो, धनात्मक हो, ऋणात्मक हो, सभी को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार का होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक, ये भी पता है। जीरो सहित दाएं तरफ धनात्मक और जीरो के बाएं तरफ सभी ऋणात्मक। आगे पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, एक अभाज्य संख्या होती ये भी हमने बता चुका है। एक नभाज्य होता है, नभाज्य एक सबसे छोटा भाजक संख्या होता है। नेक्स्ट, एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा विषम संख्या, एक सबसे छोटा अभाज्य। एक के बारे में एक भाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, तो है क्या? तो एक सबसे छोटा भाजक संख्या है, एक सबसे छोटा विषम संख्या है, एक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या है, एक सबसे छोटा गिनती की संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक वास्तविक संख्या है, एक परम संख्या है। इतना कुछ है, पर भाज्य अभाज्य खाली नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट।
जीरो एक पूर्ण संख्या सम यूनिट का सदैव जीरो क्या होता है कि जीरो एक पूर्ण संख्या है, सम यूनिट है और सदैव धनात्मक होता है। और धनात्मक ऋणात्मक के वो बॉर्डर पे खड़ा रहता है। जीरो के बाएं जाइए तो ऋणात्मक, जीरो के दाएं जाइए तो धनात्मक। जीरो खुद भी धनात्मक है। नेक्स्ट, जीरो को किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है परंतु किसी भी संख्या को जीरो से भाग नहीं जा सकता। जीरो को किसी संख्या से भाग दे सकते हैं पर किसी संख्या को जीरो से हम भाग नहीं दे सकते। जैसे 0/4 हम लिख सकते हैं पर 4/0 कभी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि सबसे छोटा भाजक संख्या 1 होता है। 1 को गुना, 0 को गुना किया जा सकता है, 0 को भाग किया जा सकता है, पर 0 से गुना तो कर सकते हैं, 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। और किसी संख्या को 0 से गुना करने पर वह हो जाता है 0 ना। नेक्स्ट, स्वतंत्र रूप में जीरो महत्वहीन होता है। स्वतंत्र रूप में 0 का कोई महत्व नहीं होता है और किसी भी संख्या के बाएं भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। 0 स्वतंत्र रूप में महत्वहीन और किसी भी संख्या के बाएं भी उसका कोई महत्व नहीं होता है। नेक्स्ट, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0। चलिए अभी सबसे छोटा वाला जानकारी होना, याद होना चाहिए। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1, सबसे छोटा पूर्ण संख्या पूछे तो 0, सबसे छोटा सम संख्या पूछे तो 2, सबसे छोटा विषम पूछे तो 1, सबसे छोटा अभाज्य कहे तो 2, भाज्य कहे तो 4 ना। चलिए सबसे बड़ा ऋणात्मक संख्या का है तो 1 और सबसे -1, सबसे बड़ा ऋणात्मक -1 और सबसे छोटा ऋणात्मक का कोई अंत नहीं है और सबसे बड़ा धनात्मक का कोई अंत नहीं हो, इन्फिनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। नेक्स्ट, अन्य संख्या परमेय और अपरमेय। अब आया परमेय, अब 4 को बचा हुआ है, परमेय, अपरमेय, वास्तविक और काल्पनिक। परमेय संख्या होता है वह सभी संख्या जिसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, वह सभी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और नंबर लाइन पे जितने भी संख्या अंकित हैं सब परमेय संख्या होते हैं, चूँकि सबके नीचे में 1 लगाया जा सकता है, सबको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। और उसका अपोजिट आता है अपरमेय। अपरमेय जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो अरे भाई नंबर लाइन पे जितना संख्या सब हो ही गया तो अपरमेय क्या होगा? तो अपरमेय 2 ही होता है, एक तो पाई होता है, एक पाई, जबकि पाई का मान 22/7 परमेय होता है चूँकि उसका वो शुद्ध मान नहीं होता है। और दूसरा होता है रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर न निकले, यानी अपरमेय 2 ही प्रकार का संख्या, एक तो पाई और एक रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकलता है। अब ये मत कहिएगा कि √4 और √9 और √25 अपरमेय होगा, नहीं, वो रूट से निकल जाता है। दूसरे सेंस में कह सकते हैं कि अगर किसी भी संख्या को दशमलव रूप में लाते हैं और दशमलव शांत हो जाता है, दशमलव शांत हो जाता है या पुनरावृत्ति होता रहे, उसे हम कहेंगे परिमेय। और जो शांत ना हो और पुनरावृत्ति भी ना हो उसे हम कहते हैं अपरमेय। यानी अगर √2 का मान निकालेगा, √2 का मान, तो 1.4732 कर जीवन भर निकलता रह जाएगा, कभी वो अंत नहीं होगा। इस संख्या को कहते हैं अपरमेय। यानी √2, √3, √5, √7 ये सभी है अपरमेय संख्या है ना। अब कहिएगा सर इसको तो गणितज्ञ सभी बताते हैं, सभी लोग वही पढ़ते हैं, जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे परमेय कहते हैं और जिसे नहीं लिख सकते हैं अपरमेय। और हम कहते हैं कि √2 अपरमेय है, तो कहेगा √2 के नीचे हम 1 तो लिख सकते हैं, √2 के नीचे हम 1 लिख दे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा √2 का? √2 के नीचे में 1 लिख दे तब ये भी तो 1 लिखा गया, तो इसको हम परमेय कह देंगे। देखिए परमेय और अपरमेय का सीधा सा फंडा है, किताब जो लिखता है लिखने दीजिए, मेरा मानना है और जो हम मानते हैं, बाकी कहीं देखिएगा नहीं लिखा हुआ। हम परमेय अपरमेय कहने का अर्थ होता है कि अगर किसी भी भिन्न के या किसी भी संख्या का दशमलव होता है, जो अंश मान होता है, वह शांत हो जाए, यानी वह उसके बाद आगे नहीं बढ़े, भाग दिया 0.437 शांत हो जाए, उसके आगे न बढ़े, या पुनरावृत्ति होता रहे, पुनरावृत्ति होता रहे, पुनरावृत्ति मतलब 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आ जाए, तो इसको हम परमेय संख्या कहेंगे। और जो शांति ना हो और पुनरावृत्ति भी ना हो उसे हम अपरमेय, दशमलव मान जिसका शांत ना हो और पुनरावृत्ति भी ना हो उसे हम अपरमेय कहेंगे। सिंपल सा अपरमेय दुनिया में 2 ही प्रकार की संख्या होते हैं, एक होता है पाई और दूसरा होता है रूट में दी गई संख्या जो रूट से बाहर ना निकले। क्लियर? आगे पढ़िएगा। वास्तविक संख्या है, पढ़िए। देखिए वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक नाम से लगता है, वास्तव में जो संख्या है उसे हम वास्तविक संख्या, अर्थात जिस संख्या का प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं वास्तविक संख्या। नंबर लाइन पे अंकित जितने भी संख्या होते हैं सभी वास्तविक संख्या होते हैं। तो भाई अवास्तविक क्या? सबको वास्तविक कहते जा रहे हैं, तो अवास्तविक का एगो और है कि अगर किसी संख्या को आप वर्ग करते हैं
और अगर आपका धनात्मक रिजल्ट प्राप्त हो तो वास्तविक संख्या, ऋणात्मक प्राप्त हो जाए तो अवास्तविक। कौन संख्या ऐसा है जिसको वर्ग करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, तो ओनली फॉर वही संख्या होता है रूट में दी गई संख्या जो माइनस में है वह काल्पनिक है। रूट में दी गई संख्या का वर्ग करेंगे, ये रूट में देखिए, ये रूट में दिए ना √2, तो ये हो गया अपर में ना, और -√2 दे दिए, ये हो गया काल्पनिक। चूँकि देखिए इसका भी वर्ग चढ़ाएंगे, इसका भी वर्ग चढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2, और इसका वर्ग चढ़ाएंगे तो होगा -2। यानी वह सभी संख्या जिसके वर्ग करने पर धनात्मक प्राप्त हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, और ऋणात्मक आंसर प्राप्त हो उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी यह 13 बातें को हमने क्लियर कर दिया। इस सबसे क्वेश्चन बनता नहीं, जिससे क्वेश्चन बनता था वो हमने बनवा चुका है। आगे पढ़िएगा। क्या? विभक्ति का नियम पढ़ दीजिए। विभक्ति का नियम, विभक्ति का नियम क्या होता है? पहले 1 मिनट। विभक्ति मतलब होता है गणना का हथियार। यानी अगर हम मैकेनिक है तो मैकेनिक सिर्फ दिमागे रहने से उसके पास और औजार भी होना चाहिए। औजार नहीं है तो मैकेनिक कौन काम का ना, तो औजार से ही मैकेनिक काम करता है। वैसे ही हम लोग जो गणना करने का, जो गणना करना सीख रहे हैं, गणना करना है हम लोगों को, तो उसके लिए हमको चाहिए औजार। औजार रिंच चाहिए ना, जिस रिंच के सहयोग से हम क्वेश्चन को खोल सके, पार्ट पार्ट तोड़ सके। तो उसमें से एक रिंच है, एक इसका औजार है, वो है विभक्ति का नियम। विभक्ति का नियम हमने 12 तक लिखाया और आगे बताया कि इस तरीक़ा से चलता रहता है, आप कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहला होता है एक से विभक्ति का नियम होता ही नहीं है, क्योंकि एक से तो सब विभक्त होता है। तो एक का विभक्ति का नियम क्या होगा? नियम होता है 2 से प्रारंभ। 2 से विभक्ति का नियम होता है अर्थात सम संख्या, जितने सम संख्या वही 2 से विभक्त होंगे, अर्थात इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 हो, या वह सभी संख्या जो जिसके इकाई स्थान में 0 2 4 6 8 हो विभक्त हो जाएंगे 2 से। अब आते हैं 2 के बाद 3 से। 3 से विभक्ति का नियम क्या कहते हैं? अंकों का योग। हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ाए थे गुच्छा गुच्छा में करके। यानी 2 से जो विभक्ति का नियम है 3 से, और 3 से जो विभक्ति का नियम है 9 का वही है, और 27 का वही नियम है। यानी अंकों का योग 3 से विभक्त हो जाए तो 3 से, अंकों का योग 9 से विभक्त हो जाए तो 9 से, अंकों का योग 27 से विभक्त हो जाए तो 87 से विभक्त हो जाएगा। 4 से विभक्ति का नियम है कि वह सभी संख्या 4 से विभक्त होंगे जिसके इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या ना। तो ये 7 6 2 8। अब ये पूछेंगे कि 4 से विभक्त होगा कि नहीं, आराम से सिर्फ इसको देखना, आगे में और क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 2 8 28, 28 4 से विभक्त हो रहा है तो ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। 5 से विभक्ति का नियम है इकाई स्थान में 0 या 5 हो। 6 से विभक्ति नियम है जो 2 और 3 दोनों से विभक्त हो जाए। 7 से विभक्ति का नियम हमने बताया नहीं और है भी वो फालतू का है। 8 से बताया जो 4 का है वही 8 का, 4 में इकाई दहाई और 8 में इकाई दहाई सैकड़ा से बनी संख्या व्यक्त होना चाहिए। 9 से जो 3 का है वही 9 का है, अंकों का योग व्यक्त होना चाहिए। 9 के बाद आता है 10 का, जो 5 का है करीबन करीबन वही 10 का है। 5 में इकाई पे 0 दोनों होना चाहिए और 10 में सिर्फ 0 होना चाहिए। टफ होता है कहाँ? 11 का विभक्ति का नियम, 11 का। देखिए एक संख्या हो सकता है वह 1 अंक के, 2 अंक के, 3 4 5 6 हो सकते हैं, 10 20 50 अंकों के हो सकते हैं, पर यह 11 से व्यक्त होगा कि नहीं, या 11 से व्यक्त होगा कि नहीं, इसका जांच कैसे करते हैं? तो क्या करते हैं, इधर से काउंट करें तो या इधर से काउंट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला और तीसरा और पाँचवा विषम स्थान हुआ, पहला अंक, तीसरा अंक और पाँचवा अंक, या इधर से ही लेते हैं पहला अंक, तीसरा अंक और पाँचवा अंक का योग 6 7 13, 13 5 18, और इस दोनों का योग दूसरा और चौथा का योग कितना होता है? 9 2 8। दोनों को घटाने पर अगर 11 प्राप्त हो जाता या 0 प्राप्त हो जाता या 22 प्राप्त हो जाता तो यह संख्या 11 से व्यक्त हो जाता। अब देखिए 6 7 8 2 3, यहाँ पे वाट दे देते हैं। 8 और 6 14, 14 और 3 17, 7 2 9, और 9 में 8 दे देंगे तो 17 हो जाएगा। ऊपर भी 17 नीचे भी 17 हो गया, अर्थात दोनों का अंतर हो गया 0। यह संख्या निश्चित रूपेण 11 से विभक्त हो जाएगा। 12 से विभक्ति का नियम हमने बताया कि अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर वह सभी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटे तो 12 से, यानी वह प्राइम से विभक्त हो जाए, अपने प्राइम संख्या से विभक्त हो जाए तो वह संख्या वास्तविक संख्या से भी विभक्त हो जाएगा। जैसे 15 का पूछे तो 5 × 3, 21 का पूछे तो 7 × 3, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ऐसे भी 25 का है, 25 से विभक्ति का नियम होता है कि इकाई स्थान पे 25 का मल्टीपल हो या डबल 0 हो।
ना, इकाई स्थान पे 25 का मल्टीपल हो, डबल जीरो हो। और हमने बताया था 3 को नियम और बताया था 7, 11 और 13 से। 7, 11 और 13 से विभक्ति का नियम हमने बताया था कि 7 से कौन होगा, 11 से कौन होगा, 13 से। देखिए कोई अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, कोई अंक 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए, 6 बार पुनरावृत्ति हो जाए तो इस प्रकार का वर्णा संख्या सदैव 7, 11, 13 से विभक्त होगा। और इस प्रकार का संख्या बन सकता है दुनिया में कितना बताइए तो? 9 गो, 1, 1, 1, 2, 2 के साथ, 3, 3 के साथ, 4 के साथ, 5, 6, 7, 8, 9, बस नहीं ना। यानी 9 गो ऐसा संख्या जो होगा जो हमेशा आपका विभक्त होगा 7, 11, 13 से। अब देखिए 2 अंकों की संख्या 3, 2, 3, 2, 3, 2 या 5, 9, 5, 9 और 5, ये भी संख्या है। इस प्रकार का संख्या सदैव 7 और 13 से व्यक्त होता है, 7 और 13 से। ये होता है 7, 11 और 13 से। 3 अंकों की संख्या 2 बार, जैसे 5, 2, 1, 5, 2, 1, 7, 3, 9, 7, 3, 9। इस प्रकार का जो संख्या होता है वो सदैव आपका व्यक्त होगा 7, 11, 13 से। ये भी 7, 11, 13 से। तो अब आपको ये बात याद रहेगा, एक अंकों की संख्या 6 बार पुनरावृत्ति हो तो, 2 अंकों की संख्या 3 बार पुनरावृत्ति हो तो, और 3 अंकों की संख्या 2 बार पुनरावृत्ति हो तो 7, 11, 13 से विभक्त होते हैं। ये 2 वाला सिर्फ 2 से, ये 11 से विभक्त नहीं होगा, बाकी ये सब 11, 13, 7 से तीनों से विभक्त हो जाएगा। अब आइए इससे संबंधित आपको प्रश्न बनाना है, व्यक्ति के नियम से संबंधित प्रश्न बनाता है जो कि सबसे टफ होता है ना। चलिए हम वो जो डैश है उसके स्थान पे कौन सा अंक दे दे कि 3 से व्यक्त हो जाए? डैश की जगह पर कौन सा अंक दे दे कि 3 से व्यक्त हो जाए? सबसे पहले आपको 3 से विभक्ति का नियम आना चाहिए। 3 से विभक्ति का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभक्त होना चाहिए। 7, 6, 13, 5, 18, 18 और 2, 20, 1 दे देंगे तो 1, और हमेशा इसमें लिस्ट दिया जाता है, छोटा वाला दिया जाता है। ऐसे 4 दे देंगे तो विभक्त हो जाएगा और 7 दे देंगे तो हो जाएगा, पर सबसे छोटा क्या है? 1। चलिए अब इसी नियम को हम बदल के कर देते हैं 4 से। यह संख्या 4 से विभक्त हो, वो इकाई के स्थान पर कौन सा अंक दे कि 4 से विभक्त हो जाए? 0। 4 देंगे तो भी होगा, पर लिस्ट छोटा वाला देते हैं ना। क्या यह संख्या 4 से व्यक्त होगा? क्या यह संख्या 4 से व्यक्त होगा? 86 4 से व्यक्त कहाँ होता है? 4 से व्यक्त होने के लिए ये ना देखना होगा 4 से व्यक्त नहीं होता है। चलिए कौन सा अंक दे दे कि 6 से विभक्त हो जाए? क्या बोले? कौन बोला? एक बोले हैं, गलती है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि 3 से चेक करना है। 3 से चेक करेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11 ना। 11 1 दे दो, 1 देंगे तो 12 हो जाएगा, 4 दे देंगे तो 15 हो जाएगा। उसके बाद देखिए तो 1 देंगे तो ये हो जाएगा 1, अगर यहाँ दे दे तो ये 2 से विभक्त नहीं हुआ। अगर 4 दे दे तो 4 दे दे तो 2 से विभक्त हो गया। और अंकों का योग भी 3 से विभक्त, और 4 देने से इकाई 2 से विभक्त, यानी 2 और 3 दोनों से विभक्त तो 6 से विभक्त। अब अगला और देखिए वहाँ पे कौन सा अंक दे दे कि 6 से विभक्त हो जाए? कौन सा दे दें अंक? कोई भी अंक? देखिए पहले इकाई स्थान पे 6 है, अर्थात 2 से विभक्त हो गया। अब हमको चेक करना है सिर्फ 3 से ना,
तो 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 6 29, 1 दे देंगे तो हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। 3 से विभक्त, 2 से पहले से विभक्त हो रहा है ना। अच्छा, क्या ये 5 से विभक्त होगा? बहुत बढ़िया। इसके यहाँ पे कौन सा अंग दे कि 5 से व्यक्त हो जाए? होगा ही नहीं। बहुत बढ़िया, क्योंकि इकाई स्थान पे जोड़िए 5 होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे 0 दे दिए। अब बताइए यहाँ पे क्या अंग दे दे कि 5 से व्यक्त हो जाए? कुछ दे दे। अब बताइए वहाँ पे अब कौन सा अंग दे दे कि विभक्त हो जाए 5 से? कुछ भी अब यहाँ नहीं चलेगा, चूँकि 10 अंकों में से कहिएगा 9 अंक जो संख्या बनाता हो 0 के अलावा कुछ दे सकते हैं। यहाँ पे 0 के अलावा कोई भी अंक दे दीजिए, आपका व्यक्त हो जाएगा। किसी भी अंक के लेफ्ट में 0 का महत्व नहीं होता है। 0 ना दे के कुछ भी दे दे हो जाएगा, यानी 9 को अंक 0 के अलावा जो 9 को अंक है दे दे, विभक्त हो जाना है ना। हाँ जी, आइए उसके बाद आता है वहाँ पे क्या दे दे कि विभक्त हो जाए 8 से। 8 से विभक्ति का नियम आपको याद है? इकाई दहाई सैकड़ा, बाकी से हमसे नहीं मतलब है ना। 0 दे देंगे, 15 × 120 नहीं होता है, ऐसे 8 दे देते तो हो जाता, 8 दे देते तो 128 हो जाता। वह डैश के जगह पे आपको अंक देना है। डैश के जगह पे माइनस नहीं है, यहाँ पे कोई अंक है 1, ठीक है। 1 दे देंगे तो वह 112 8 से विभक्त हो जाएगा। 9 से विभक्त होगा? 7 6 13, 13 और 3 16, 2 18, 1 19 अगर नहीं विभक्त होता है, क्योंकि 9 से विभक्त हो नहीं रहा है उसका अंकों का योग। यहाँ पे कौन अंक दे दे कि 9 से विभक्त हो जाए? 19 है, ये है तो 8 न देना पड़ेगा तो 27। 8 के अलावा कुछ नहीं दे सकते हैं ना। अब दिए वहाँ पर, वहाँ इवाट के जगह पर दीजिए। यहाँ पे कौन सा अंक आएगा? जीरो 27 हो रहा है। 0 अगर ऑप्शन में ना रहे तो 9। विभक्त हो रहा है। नहीं, देखिए 8 6 14 होता है और 9 7 16 हो जाता है। अंतर 0 11 22 होना चाहिए ना। ठीक है, हम यही लिख देते हैं। अब वहाँ पे कौन सा दे? वो डैश है, वहाँ पे कौन सा अंक दे दे? क्या? 2। देखिए 8 और 6 14 और 14 पता नहीं है, ठीक है। 14 9 और 7 16 और 16 3 19, 5 दे देंगे तब ना 19 और 19 बराबर हो जाएगा। सात 3 10 कौन जोड़े? दोनों का अंतर या तो 0 ना तो 11। तो अगर 0 तो अंतर होने से रहा नहीं। 5 3 8
अंतर तो जीरो होने से नहीं रहा, जीरो का भी अंतर नहीं होगा, अंतर जीरो नहीं तो 11, तो ये बड़ा है ये छोटा है। 9 + x में से 8 घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 11, ये इधर ले जाएंगे। 9 + x बराबर ये हो जाएगा आपको 20 और x का मान 11, ये कभी होगा नहीं, 21 अंक है तो 11 कैसे दे सकते हैं, यानी कुछ भी दे दे वहाँ पे 11 से विभक्त वो नहीं होने वाला है ना। आइए 12 से, बारह से विभक्त होने के लिए वाट के स्थान पे क्या होना चाहिए? बारह से विभक्त होना है, क्या होना चाहिए? हाँ देखिए, इकाई स्थान पे 4 है या 24 है तो यह 4 से विभक्त हो रहा है, नहीं 4 और 3 दोनों से विभक्त होना चाहिए ना। 4 2 6, 6 7 13, 13 और 3 16, 2 18, 2 दे देंगे तो हो जाएगा। क्या यह 12 से विभक्त होता है? क्या यह 12 से विभक्त होता है? देखिए, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 40 4 से विभक्त हो रहा है, अब 3 से होना चाहिए। 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 23 24 होता है, हो जाएगा। यानी आपका विभक्ति से नियम संबंधित ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। ये विभक्ति का नियम 12 तक, इसके बाद काफ़ी है, इसके बाद आगे करने का जरूरत नहीं है। ये याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड वह संख्या जिसका ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका सापेक्ष प्राप्त हो, अभाज्य गुणनखंड। अगर कोई संख्या अपने अभाज्य गुणन से विभक्त होता है तो मूल संख्या से भी विभक्त हो जाएगा। अगर कोई संख्या 4 और 3 दोनों से विभक्त हो रहा है तो निश्चित रूप से वह 12 से विभक्त होगा, क्योंकि 4 और 3 12 का अभाज्य गुणनखंड है। एक होता है अभाज्य गुणनखंड और एक होता है कोप्राइम सहअभाज्य जोड़ा। सहअभाज्य जोड़ा 2 संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका सिर्फ 1 प्राप्त, दोनों में अंतर होता है। आज के लिए इतना ही, इसी को कल